यस, तो एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है धुरीना स्कूल शिक्षा ऐप पर। और मैं विनोद जांगिड आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं 12th क्लास की ज्योग्राफी में। और इससे पहले आप 12th क्लास की ज्योग्राफी का एक दो पार्ट आप पढ़ चुके हो, या यूँ कहूँ मैं कि बेसिक बातें जिस पर हमने पहले स्टार्ट में चर्चा की थी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 वो था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का, और उसके बाद सेकंड चैप्टर था तो विश्व की जो जनजातियाँ। तो मानव भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र विषय वस्तु है, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर था तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। और उसी में इसी क्रम के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी बुक का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर नेक्स्ट, या यूँ कहें तीसरा। अब वो चैप्टर है, तो चैप्टर है कौन सा पहले तो ये, और इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं वो। तो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंख्या कि चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमारी मेन हेडिंग है तो वो है जनसंख्या। और उस जनसंख्या में आप कौन कौन सी बातें पढ़ोगे, इसके अंतर्गत एक पढ़ोगे आप जनसंख्या का वितरण, नंबर 2 पढ़ेंगे आप घनत्व, और नंबर 3 पढ़ेंगे आप वृद्धि। कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, या यूं कह दे कि विश्व के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में 3 बातें, तीनों हैं अलग अलग हैं, या यूं कह दे इस चैप्टर को हम 3 अलग अलग टुकड़ों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें एक तो आप पढ़ोगे विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण कैसा होगा, दूसरा घनत्व क्या होगा, तीसरा वृद्धि क्या होगी। तीनों अलग अलग होंगे। अब इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक सा बता रहा हूं, उसके बाद कंटिन्यूस चैप्टर को अपने कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 जैसा हमारे सामने है जनसंख्या का वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में और जनसंख्या का निवास, या यूं कह दूं जनसंख्या का जमाव। विश्व धरातल पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष पर कितना भी क्षेत्रफल हो सकता है, कितने भी अनुपात में हो सकती है, कोई निश्चित इकाई पैमाना यहाँ नहीं होगा। विश्व के कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी क्षेत्र विशेष पर कितनी भी संख्या के अंतर्गत जहाँ भी जनसंख्या का निवास मिलता है उसे हम कहते हैं जनसंख्या का वितरण। नंबर 2 है हमारे पास घनत्व। घनत्व और वितरण, वैसे तो अगर आप कहीं पढ़ते हो तो देखने में तो एक जैसा लगता है, या थोड़ा सा समझने में भी आप कह सकते हो एक जैसा सा होगा, किंतु होता एक जैसा नहीं। वितरण और घनत्व में आप अंतर देखेंगे। घनत्व में क्या होगा, एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, या जिसे हम पढ़ते हैं क्या, 1 वर्ग किलोमीटर। कि 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में जनसंख्या का जो निवास है या जनसंख्या का जो जमाव है उसे हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या के अंतर्गत घनत्व में पढ़ेंगे। या यूं कह दें प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोग हैं, लोगों की संख्या है, उस संख्या को हम कहेंगे जनसंख्या का घनत्व। तो इसके अंतर्गत पैमाना, इकाई या क्षेत्रफल है वो हमारा निश्चित होगा। तीसरा अगर हम चर्चा करें तो तीसरा होगा इसके अंतर्गत हमारे पास जनसंख्या वृद्धि। अब यहां ध्यान रखना, जैसा शब्द लिखा हुआ है वृद्धि, किंतु वृद्धि जब हम पढ़ेंगे तो इस वृद्धि का मतलब हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ लिया जाता है परिवर्तन। कि जनसंख्या की यहां वृद्धि है तो वृद्धि को आप पहले क्या पढ़ोगे, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होगा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, जैसे वितरण था उसमें जनसंख्या निवास कर रही थी, घनत्व था वहां भी जनसंख्या निवास कर रही है, किंतु एक तो आज वर्तमान समय में कहीं किसी भी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या है, और एक आज से 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पहले उसी क्षेत्र पर जनसंख्या थी, या हम कह दें आने वाले समय में इसी क्षेत्र पर जनसंख्या हो सकती है। अब आज से 10 20 50 साल पहले यहाँ जनसंख्या कितनी थी, आज यहाँ जनसंख्या कितनी है,
आने वाले समय में यहाँ जनसंख्या क्या हो सकती है, इस जनसंख्या में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को हम कहेंगे तो वो क्या होगा, वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब हमेशा यहाँ ये नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ेगी, जरूरी नहीं है कि जनसंख्या यहाँ बढ़े, यहाँ हो सकता है जनसंख्या बढ़ भी सकती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे धनात्मक परिवर्तन, कि कहीं किसी क्षेत्र विशेष पर आज से 100 साल पहले जितनी जनसंख्या थी आज वहां पर जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या जो बढ़ गई, तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को हम कहेंगे धनात्मक परिवर्तन। अब पहले जनसंख्या ज़्यादा थी, वर्तमान में कम हो गई, किंतु अब उसमें जो कमी हुई है उसको भी हम वृद्धि ही कहेंगे, उसको भी हम वृद्धि ही कहेंगे। उसमें भी परिवर्तन हुआ है, किंतु वो वृद्धि कैसी होगी, वो वृद्धि होगी आपकी कैसी होगी, वो होगी आपकी ऋणात्मक। तो पहले ये बेसिक बातें, वैसी सीधी सी बातें, अपने इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर की हेडिंग हमने कहा है कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या, और इसमें आप 3 बातें पढ़ेंगे। नंबर 1 जनसंख्या का वितरण, नंबर 2 जनसंख्या का घनत्व, और नंबर 3 जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है, सीधा सीधा अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वितरण का मतलब होगा कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या का निवास मिलना, जमाव पाया जाना। वो कितनी संख्या में हो सकती है, कितनी नहीं, यहाँ कोई निश्चित इकाई क्षेत्रफल पैमाना नहीं है। जब एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या का जमाव पाया जाएगा उसे हम कहेंगे तो वो हो गया जनसंख्या का घनत्व। और वृद्धि की बात है तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन अगर जनसंख्या बढ़ती है तो परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक होगा। जनसंख्या अगर कम होती है, घटती है, तो परिवर्तन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये इस चैप्टर की स्टार्ट की हेडिंग है जो आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है समझने की। अब इसको अपने कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के अंतर्गत आता है हमारा क्या, इसमें अगर देखें तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जनसंख्या वितरण, कि जनसंख्या का वितरण क्या होगा, या विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या वितरण है उसमें क्या कुछ भिन्नताएं मिलेंगी। अब जनसंख्या वितरण की बात हमने अभी अभी कही है कि जनसंख्या का कहीं किसी क्षेत्र विशेष में मिलना, पाया जाना, निवास होना, किंतु इतना आपको भी पता है कि वर्तमान समय में अगर आप पूरी पृथ्वी देखो या सारे के सारे सातों के सातों महाद्वीप देखो तो आपको भी अनुमान है, पता है कि सभी स्थानों पर विश्व में जनसंख्या का जमाव वितरण एक समान देखने को नहीं मिलेगा। विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या वितरण है, जमाव है, वो आपको सभी स्थानों पर सभी जगह एक समान नहीं मिलेगा। इसमें आपके कुछ स्टार्ट के अंतर्गत, बुक के अंतर्गत कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उन तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। वो तथ्य क्या है, जैसे नंबर एक तथ्य क्या है कि विश्व का जो 90% क्षेत्रफल है, कि विश्व के अंतर्गत 90% क्षेत्रफल पर, अधिकांश क्षेत्रफल पर क्या है, 10% जनसंख्या है। या फिर हम यूं कह दें कि 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या मिलेगी। यानी कहने की बात है, अगर आप ये देखें तो जो भी जितना पूरा संपूर्ण पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में ज्यादातर क्षेत्रफल है वो जनसंख्या विहीन है, विरल है। ज्यादा क्षेत्रफल पर जनसंख्या का जमाव कम मिलेगा, कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का जमाव आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध। अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 85% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है।
जनसंख्या निवास करती है। अब ये भी अपने आप के अंतर्गत एक रोचक तथ्य है कि संपूर्ण पृथ्वी को जब हम दो भागों में बांटते हैं, दो गोलार्धों के अंतर्गत विभाजित करते हैं, तो भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध में हम कह रहे हैं कि 85% जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने लोगों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, दशाएँ हैं। और अगर इसका उल्टा देखें, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो भी महाद्वीप है, जो भी स्थल है, दृढ़ भूखंड है, वहां जनसंख्या का जमाव वितरण देखा जाए तो काफी कम है। कम है मतलब लगभग कितना है? 15% के करीब आपको दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 3, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक मिलता है। जनसंख्या का जमाव आपको क्या मिलेगा? सर्वाधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश है, वो क्षेत्र विशेष क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय, उच्चतम तापमान वाले होते हैं। अब वहां की परिस्थिति क्या होती है? कुछ अलग होती है। अधिक ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र विशेषों पर या भूमध्य रेखा वाले भाग होते हैं, उन क्षेत्रों पर वर्षा की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो यहाँ विपरीत परिस्थितियां हैं, उस वजह से भूमध्य रेखीय भागों पर जनसंख्या का जमाव कम मिलेगा। इसका महत्वपूर्ण जमाव यानी जनसंख्या का महत्वपूर्ण जमाव आप देखोगे तो 20 डिग्री से और 60 डिग्री जो अक्षांश हैं, और विशेषकर कौन से? उत्तरी गोलार्ध के, विशेषकर कौन से? उत्तरी गोलार्ध के। इन 20 से और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जनसंख्या का जमाव आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, या यूं कह दूं यहां इन भागों पर आपको जनसंख्या मिलेगी लगभग 80%। इन क्षेत्रों के अंतर्गत 80% जनसंख्या का जमाव मिलेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 60 डिग्री से ध्रुवीय भागों तक जनसंख्या का जमाव 1% मिलता है। 1% तक मिलता है। यानी 60 डिग्री से जैसे जैसे हम उत्तरी भागों की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुवीय भागों की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। वो क्षेत्र से धीरे धीरे न्यूनतम तापमान वाले होने लगेंगे, ठंडे प्रदेश होंगे, हिम का जमाव मिलेगा, मानव के रहने के लिए परिस्थितियां वहां अनुकूल नहीं होंगी। और विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत 60 डिग्री से और ध्रुवीय भागों तक के जो क्षेत्र विशेष हैं उन क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव मिलेगा, काफी कम मिलेगा, या यूं कह दें लगभग 1% के करीब। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, महाद्वीपों के किनारों या यूं कह दें तटवर्ती भागों पर जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक तथा केंद्रीय भागों पर कम मिलता है। अब इन लाइनों को ध्यान से समझना, भाई सीधी सी बात है, थ्योरिकल बातें हैं, इन समझने वाली हैं। आगे जैसी जरूरत होगी मैप के हिसाब से भी हम इन बातों को पढ़ेंगे कि महाद्वीप है तो उन महाद्वीपों के जो किनारे वाले भाग हैं या हम यूं कह दें जिनकी सीमाएं स्पर्श होती है समुद्री भागों से,
तो उन तटवर्ती भागों पर जनसंख्या का जमाव हमेशा ही अधिकतम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर महासागरीय जल की अधिकता की वजह से जलवायु दशाएं सम प्रकार की होती हैं और समान प्रकार की जलवायु दशाओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की वजह से लोगों के निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उन भागों पर देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम इन तटवर्ती किनारे वाले भागों से और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जाएंगे, केंद्रीय भागों की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे जलवायु दशाओं में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन का परिणाम है मध्य भागों में जनसंख्या का जमाव धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। नंबर नेक्स्ट, औसत रूप से समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों पर जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक मिलता है। अब इसके अंतर्गत एक शब्द आया है समुद्र तल या सागर तल। इसमें एक ये शब्द है समुद्र तल या सागर तल। अब यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहती है, आप 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको जरूरी है आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी है वो आपकी अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हो। 11th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो सारा का सारा होना चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि समुद्र तल से और 500 मीटर की ऊंचाई के जो भाग होते हैं उन भागों पर जनसंख्या का जमाव हमेशा ही क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। ज़्यादा ऊंचे भागों पर जनसंख्या का जमाव नहीं मिलता, ज़्यादा नीचे भागों पर भी जनसंख्या का जमाव ज़्यादा नहीं मिलता। औसत रूप से 500 मीटर से ऊंचाई के भाग होंगे, बस मध्यम ये है, इस ऊंचाई तक के क्षेत्र विशेषों पर जनसंख्या का जमाव अधिकतम मिलेगा। बार बार बोलूँगा, आपको नॉलेज होना चाहिए इस शब्द के बारे में। इसका सीधा सीधा यहाँ थ्योरी में बता देता हूँ। समुद्र तल, सागर तल या इसे कहा जाता है सी लेवल। इसका मतलब होता है समुद्र के जल की जो ऊपर की सतह होती है, समुद्र का जो पानी होता है जो तटवर्ती भाग को स्पर्श करता है, उस समुद्र के जल की ऊपर की सतह होती है, उस सतह ही उस भाग को कहा जाता है समुद्र तल। और उस स्थान से क्या किया जाता है? विभिन्न भागों की औसत ऊंचाइयां, उन ऊंचाइयों को ज्ञात किया जाता है। और उसके बारे में अगर आप भारत के बारे में पढ़ोगे तो भारत में समुद्र तल, सागर तल से और भारत के विभिन्न भागों की ऊंचाइयां ज्ञात कर जाती है। तो वर्तमान समय में ध्यान रखना, भारत में चेन्नई का जो तटवर्ती भाग है, या हम यूँ कह दें कि जो चेन्नई है, उस चेन्नई के तटवर्ती भाग से और भारत के विभिन्न भागों की औसत ऊंचाइयां ज्ञात की जाती है। तो ये कुछ तथ्य थे। अब इनको एक बार के लिए रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को दोबारा कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जरूरी हो जाता है आपने जो भी पढ़ा है वो साथ साथ आप रिपीट करते चलें। टॉपिक था हमारा जनसंख्या, और जनसंख्या में हमने कहा था यहाँ पर हमारे पास 3 बातें हैं: जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। वितरण का मतलब क्या था? किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का मिलना, पाया जाना, जमाव होना। घनत्व का मतलब था एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, इकाई होगी, एरिया होगा, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोग हैं, व्यक्ति, उनकी संख्या जो भी जितनी होगी उसको हम पढ़ेंगे। वृद्धि का मतलब मैंने सीधा सिंपल सा एक बार बताया है, परिवर्तन हो जाना है। परिवर्तन, अगर जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है तब परिवर्तन होगा धनात्मक, जनसंख्या में अगर कमी हो रही है तो भी परिवर्तन होगा, किंतु वो भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। दोनों ही परिस्थितियों में आप क्या कहोगे? जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यानी उसमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ विश्व की जनसंख्या, उस जनसंख्या को लेकर कई सारे तथ्य हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि विश्व में 90% क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या है, 10%, या यूँ कह दें कि 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। इन बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों होता है। विश्व में उत्तरी गोलार्ध में 85% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या ही निवास करती है, ये भी क्यों होगा?
20 से और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक देखने को मिलता है, या यूं कहते हैं लगभग 80% जनसंख्या है इन अक्षांशों के मध्य निवास करेगी। मैंने कहा था इन क्षेत्रों पर जलवायु दशाएं अनुकूल होती हैं। भूमध्य रेखीय भागों पर उच्च तापमान होता है, ध्रुवीय भागों पर न्यूनतम तापमान होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उसकी वजह से उन क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव कम मिलता है। जैसा हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि 60 डिग्री से अक्षांशों से और ध्रुवीय भागों तक जाएं, चाहे आप उत्तर की ओर जाओ चाहे आप दक्षिण की ओर जाओ, दोनों ही क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव काफी कम मिलेगा। कम का मतलब है यहाँ लगभग 1% देखने को मिलेगा, यहाँ पर केवल 1% ही आप देखने को मिलेगा। फिर महाद्वीपों के किनारे या तटवर्ती भाग होते हैं, उन पर जनसंख्या का जमाव हमेशा ही अधिकतम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन भागों पर जलवायु दशाएं अनुकूल होती है, सम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। जैसे जैसे तटवर्ती भागों से केंद्रीय भागों पर जाएंगे, जनसंख्या का जमाव वितरण धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि औसत रूप से समुद्र तल से और लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर अगर देखा जाएगा तो जनसंख्या का जमाव वहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके विपरीत भाग होंगे कम ऊंचाई वाले भागों पर जनसंख्या कम मिलेगी, ज्यादा ऊंचाई वाले भागों पर भी जनसंख्या कम मिलेगी। अब इसी के अंतर्गत कुछ और बातें देखते हैं, इसी में कुछ बातें और भी देखते हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण आप देखोगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा, किंतु यहां खास बातें क्या है, विश्व में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, यानी इसी के अंतर्गत है ये, जनसंख्या वृद्धि वाले में नहीं पढ़ रहे, इसी में ही पढ़ रहे एक बार, सर्वाधिक तथा विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम मिलती है। अब यहां गौर करने वाली बातें हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि विश्व भर में जो विकासशील देश है, ये शब्द एक तो कि विश्व भर के अंतर्गत विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो हमेशा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। जबकि विकसित जो देश है, उन विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि की दर होगी वो आप देखोगे क्या दिखाई देगी, आपको सबसे कम होगी। अब आपको यहाँ बस ये पता होना चाहिए इस विकासशील और विकसित के अंतर्गत अंतर क्या होता है। विकसित का मतलब है कोई भी क्षेत्र विशेष है, कोई भी देश है या कोई व्यक्ति विशेष है जिसने अपने स्तर का इतना विकास कर लिया है, हर दृष्टि से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस भी क्षेत्र विशेष से जो भी उन्नति चाहता है उस हर सेक्टर के अंतर्गत उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, अपनी एक जीवन निश्चित, अपने जीवन प्रत्याशा उसको एक निश्चित कर लिया, जो भी रोजगार चाहिए उसको वो रोजगार मिल रहा है, जैसा रहन सहन चाहिए वो रहन सहन मिल रहा है, हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं चाहिए उसको वर्तमान समय में जो भी जिस भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उसने प्राप्त कर ली है। ऐसी व्यवस्था है उसको हम कहेंगे वो होता है विकसित। और विकासशील का मतलब है जो अभी प्रयत्नशील है, विकसित होने की अभी दौड़ के अंतर्गत शामिल है। अब विकासशील जो देश होंगे उन विकासशील देशों के अंतर्गत हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या मिलेगी, अधिकतम मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहें तो भारत है, तो भारत को अगर देखा जाए तो भारत विश्व भर में विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और इसी की वजह से हम कहें तो इसके अंतर्गत वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी देखने को मिलती है। और इसके विपरीत देखा जाए विकसित के अंतर्गत अमेरिका जैसा देश है, कनाडा जैसे देश हैं वो विकसित हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या भारत देश की तुलना में आप देखोगे तो काफ़ी कम नजर आएगी। तो विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा सर्वाधिक होगी, विकसित देश होंगे उनके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि की दर हमेशा सबसे कम होगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखें तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब आप क्या देखोगे, विश्व महाद्वीप
और विश्व महाद्वीपों की अगर आप बात देखो तो क्षेत्रफल देखोगे तो आप कुछ अलग देखोगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो महाद्वीपों का क्रम आप अलग देखोगे, किंतु यहाँ जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए ना तो आप देखोगे विश्व भर में एशिया नंबर 1 पर रहता है, नंबर 2 रहता है तो है आपका अफ्रीका, फिर नंबर 3 पर हम कहें तो आता है यूरोप, नंबर 4 पर कहें उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पर कहें दक्षिण अमेरिका और नंबर 6 पर यहां आप देखोगे आपको मिलेगा ओसेनिया, ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का जो भी संपूर्ण क्षेत्र शेष है वो ओसेनिया है। नंबर 7 पर आप अंटार्कटिका दे सकते हो, किंतु अंटार्कटिका के बारे में आपको पता है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है तो वो जन शून्य प्रदेश माना जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो विश्व भर के अंतर्गत आप क्या देखोगे, एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप है, ये वो महाद्वीप हैं जिनके अंतर्गत विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव आप देखोगे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और उनमें भी अगर देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत विश्व भर में लगभग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देखोगे तो संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है, वो 60% जनसंख्या आपकी कहाँ दिखाई देगी, एशिया में, कि विश्व के अंतर्गत एशिया के अंतर्गत आप देखोगे तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। और हम यूं कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या, तो 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप इन दोनों महाद्वीपों में आप देखने को मिलेगी आपको, कि विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या तो आप देखोगे तो जिसमें एशिया और यूरोप महाद्वीप है, ये दोनों महाद्वीप विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या है उसको अपने क्षेत्रफल पर जमा किए हुए रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है। फिर अगर आप देखो इन्हीं के अंतर्गत अगर आप देखें तो इन्हीं में आप क्या देखोगे, विश्व के अंतर्गत जैसे देशों के अंतर्गत विश्व भर में चीन है तो उस चीन के अंतर्गत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या आप देखते हो। चीन के बाद अगर आप देखे तो नंबर 2 आता है हमारे भारत का। भारत के बाद अगर आप देखते हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसकी। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आप देखोगे किसको, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया की अगर आप बात देखते हो तो किसकी बात आती है, तो आप देखते हो ब्राजील की। ब्राजील के बाद अगर आप देखो तो आप कह सकते हो पाकिस्तान कह सकते हो। पाकिस्तान के बाद अगर आप कहो तो आप कह सकते हो यहाँ पर रूस है। रूस के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आप कह सकते हो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर है जापान है, और जापान के बाद आप देखो तो नाइजीरिया है। अब अगर आप एक बात यहाँ नोटिस करो, तो चीन 1, भारत 2, इंडोनेशिया 3, पाकिस्तान 4, रूस 5, बांग्लादेश 6 और जापान 7, या हम यूं कह दें यूएसए, ब्राजील और नाइजीरिया। यूएसए का संबंध है तो आपको पता है, यूएसए है तो इसका संबंध है उत्तरी अमेरिका से, ब्राजील है तो इसका संबंध है दक्षिण अमेरिका से, नाइजीरिया है तो इसका संबंध है अफ्रीका से। यानी कहने की बात है, हम अगर यहां देखें तो विश्व में जो प्रमुख 10 बड़े देश हैं विश्व की जनसंख्या में, जिसमें जिनका क्रम है तो नंबर 1 पर जैसे चीन है, फिर उसके बाद भारत होते हुए लास्ट में नंबर 10 पर आता है नाइजीरिया। इन 10 देशों में से देखा जाए तो 7 जो देश हैं वो 7 देश कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया के हैं। कि इनके अंतर्गत 10 देश हैं विश्व के, उस 10 देशों में से 7 प्रमुख सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तो वो कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया में, जिसमें चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, रूस है, बांग्लादेश है और जापान आते हैं। इनके बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। नाइजीरिया की बात की जाए तो नाइजीरिया रहता है आपका अफ्रीका के अंतर्गत।
तो ये है हमारा जनसंख्या का वितरण। अब इसके अंतर्गत हम आगे और पढ़ेंगे कि ये जनसंख्या है, उस जनसंख्या में विश्व में, महाद्वीपों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस जनसंख्या में इतनी ज़्यादा भिन्नताएं क्यों देखने को मिलती है, या यूँ कह दें कि जनसंख्या, इस जनसंख्या के वितरण है, इस वितरण की क्या कुछ वजह है जिस वजह से ये परिवर्तन देखने को मिलता है, या हम यूँ कह दें कि जनसंख्या के वितरण को बहुत सारे कारक हैं, उन कारकों का प्रभाव देखने को मिलता है, उन कारकों की वजह से जनसंख्या के वितरण में भिन्नता, असमानताएं देखने को मिलती हैं। उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप स्टार्ट के चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको कंप्लीट करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका डायग्राम भी हम रखेंगे, जिसमें आपकी थ्योरी होगी, उस थ्योरी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास, ये टॉपिक समझ में आया है। इससे पहले वाले भी आपने अच्छी तरीके से पढ़े थे, जिनको कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो इनको भी आप पढ़े, इनको अच्छी तरीके से समझें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद सभी का।